नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम हुए संबोधन की। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकी हमले के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना अब न्यू नॉर्मल यानी आम बात होगी। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब हर समय युद्ध के मोड में ही रहेगा? और अगर ऐसा है तो फिर सैन्य खर्च भी बढ़ेगा और भारत पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ भी। तो क्या इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि ये पीएम मोदी के न्यू नॉर्मल की जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो कहीं आतंकवादियों को ये ताकत तो नहीं दे देगी कि जब वे चाहें, जैसे चाहें, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करा दें? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में न्यू नॉर्मल को लेकर कहा क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई नीति खींच दी है, एक न्यू नॉर्मल तय किया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। सीधी बात कि अब भारत पर कोई हमला हुआ तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही ये मांग हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करें। उन्होंने संबोधित किया, लेकिन सीज फायर के बाद। और इस सीज फायर का पूरा श्रेय ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पीएम मोदी के भाषण के पहले ही ये बयान जारी कर दिया कि व्यापार रद्द करने की धमकी देकर उन्होंने ये सीज फायर कराया है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी सवालों के घेरे में है। देश के जाने माने विशेषज्ञों ने ट्रंप की मध्यस्थता और ऑपरेशन सिंदूर के हासिल पर सवाल उठाया है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा है। ब्रह्म चेल्लानी, ये एक मशहूर रक्षा विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा कि युद्ध विराम ने पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया, जिससे वो और साहसी हो सकता है। यानी इन्हें ये यकीन नहीं है कि अभी पाकिस्तान की ओर से आगे इस तरह की हरकत नहीं होगी जैसे कि वो करता आया है। एक हमारे समय के बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस में इनका एक लेख आया है। इसमें उन्होंने कहा कि न्यू नॉर्मल राष्ट्रवादी उत्साह तो बढ़ाता है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल तो लगता है कि हमने घड़ी पीछे कर दी है। जंग हुई, कोई ठोस जीत नहीं मिली और न कोई सियासी नतीजा ये कि एक बार फिर दुनिया ने भारत और पाकिस्तान को एक ही सांचे में देखना शुरू कर दिया है। भारत की जो स्ट्रैटेजिक आज़ादी थी वो अब पहले से कम हो गई है। दक्षिण एशिया एक बार फिर कोल्ड वॉर का मैदान बन गया है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ मजबूत हो गया है। अब भारत अमेरिका पर और ज़्यादा निर्भर होता जा रहा है, जैसे कि मोदी सरकार के ट्रंप के साथ रिश्तों में साफ साफ दिखा। कोल्ड वॉर की याद दिला रहे हैं, जहां पर कभी रूस और अमेरिका दुनिया के तमाम क्षेत्रों में आमने सामने होते थे। लड़ते दूसरे देश थे, लेकिन उनके पीछे ये खड़े होते थे। तो प्रताप भानु मेहता जो कह रहे हैं कि मोदी जी का भाषण राष्ट्रवादी उत्साह बढ़ाने भर के लिए है, क्योंकि जैसा वे कह रहे थे कि पाकिस्तान की मिसाइलें तिनके की तरह बिखर गईं और वो जंग रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि जंग रुकी क्यों? ब्रह्म चेलानी ने यही सवाल तो उठाया है और प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया एक बार फिर कोल्ड वॉर का मैदान बन गया है। इशारा साफ है कि भारत चीन को रोकने के लिए अमेरिका का रणनीतिक मैदान बन गया है। और अगर हर आतंकी घटना का जवाब सैनिक हमला है तो मतलब यह हुआ कि भारत का कोई दुश्मन जब चाहे कोई आतंकी हमला करा के पाकिस्तान के साथ भारत को युद्ध में झोंक सकता है। परमाणु हमले की धमकी से ब्लैकमेल न होने का ऐलान युद्ध को कहां तक ले जा सकता है, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान भारत की तरह संविधान सम्मत मूल्यों से बंधा कोई राष्ट्र नहीं है। वो एक फेल्ड स्टेट है, जहां सेना, सरकार और जनता के बीच भविष्य को लेकर शायद ही सहमति बन पाई हो। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन बेहद आगे बढ़ गया है।
ऐसे में भारत की ओर से होने वाला हमला पाकिस्तान को भी एकजुट करेगा, वहां भी राष्ट्रवाद की लहर उठेगी और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारतीय सेना, वायुसेना और बीएसएफ जैसे जो बल हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगे। नतीजा, हमारे सैनिक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, पाकिस्तान में भी होगी, दोनों हथियार खरीदेंगे, हथियार बेचने वालों की चांदी होगी। बहरहाल फिलहाल हम भारत के सैन्य खर्च पर एक नजर डाल लेते हैं। 2024-25 के बारे में यह जानकारी है। रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी जीडीपी का 2%। अगर ये 2.5 से 3% तक बढ़ता है तो राजकोषीय घाटा जो है वो 4.8% जीडीपी का कुल हो जाएगा। और अनुसंधान पर भारत जीडीपी के का 0.7% ही खर्च करता है, जबकि चीन 2.4% खर्च करता है। तो यानी जो रक्षा अनुसंधान पर खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस खर्च के लिए ज़रूरी होगा कि तमाम ज़रूरी मदों पर कटौती की जाए। फिलहाल जो ग्रोथ दर 6.4% है 2024-25 के हिसाब से, उसमें हालांकि तमाम अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वास्तविक ग्रोथ जो है वो 5 से 5.5% है। ऐसे में नागरिक बतौर हमें और आपको भी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ज़रा एक नज़र भारत की स्थिति पर डालिए जो हमें मीडिया में अब देखने को नहीं मिलती है, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से सच है और इसका स्रोत खुद नीति आयोग है। भारत में 11.28% आबादी यानी तकरीबन 15 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में फंसे हुए हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो ये बताता है कि दुनिया में भुखमरी कहाँ कहाँ और कितनी है, उसमें भारत 105वें स्थान पर है। स्कोर है 27.3, यानी गंभीर श्रेणी में आता है। 14.96% भारत की जो आबादी है वो कुपोषित है, यानी वो ऐसा भोजन नहीं कर पा रही है जिससे कि कहा जाए कि वो एक स्वस्थ जीवन जी रही है। और स्वास्थ्य पर हमारे यहाँ जो खर्च है वो जीडीपी का 1.6% है और प्रति 1000 लोगों पर जो डॉक्टरों की तादाद है वो 0.7 है, यानी एक डॉक्टर भी नहीं है। शिक्षा पर जीडीपी का महज 2.8% खर्च होता है और इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि जो सैन्य खर्च की बढ़ोतरी होगी वो अंततः भारत के आम लोगों की ज़िंदगी में और तकलीफ देगी। वैसे भी भारत के 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पर निर्भर हैं, ये बात खुद सरकार ढोल पीट पीट कर कहती है। और ये तस्वीर जो भी हमने बताई ये भी मुनादी कर रही है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का फल आम आदमी को नहीं मिल रहा है। युद्ध मोड का अगर एक खतरा और है, सरकारें बड़ी आसानी से नागरिक अधिकारों को कुचल सकती है। भारत में वैसे भी सरकार विरोधियों को देशद्रोही कहने का चलन पिछले 11 सालों में बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठाना और मुश्किल हो जाएगा जो लोकतंत्र का प्राण है। हालांकि मुख्यधारा का मीडिया पहले से ही नतमस्तक है, पर सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करने वालों का संकट और भी बढ़ सकता है। आप देखें देश का हाल, यहाँ भी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2024 में भारत 161वें स्थान पर रहा है। और इसी बीच सरकार डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाई है, जो अब एक कानून है। उदार लोकतंत्र सूचकांक जो है उसमें भारत 179 देशों में 100वें स्थान पर है। वो भारत जिसका ये दावा है कि वो दरअसल लोकतंत्र की जननी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र के मानक पर कसा जाता है तो भारत 100वें स्थान पर है। पर इन तमाम बातों के बावजूद एक सवाल तो फिर भी रह जाता है कि पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए। जिया-उल हक के समय से ही वो भारत को 1000 घाव देने की रणनीति पर चल रहा है, तो क्या भारत बर्दाश्त करता जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जवाब देने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह ने 26/11 के मुंबई हमले के बाद किया था। उस समय क्या हुआ था, इस तस्वीर को आप याद करिए। जब मुंबई के ताज होटल पर 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ, जो 29 नवंबर 2008 तक चला। इस हमले में 175 लोग मारे गए, इनमें 9 आतंकवादी भी थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए।
लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की या कहिए उससे परहेज किया। उस समय उन्होंने क्या किया? आतंकी जो अजमल कसाब था उसके पाकिस्तानी होने को प्रमाणित किया और कसाब को अदालती प्रक्रिया के तहत 2012 में फांसी दिलवाई गई। पूरी दुनिया में यह साफ हो गया कि जो भारत पर हमला करने आए थे वो दरअसल पाकिस्तान के आतंकी थे और पाकिस्तान के मीडिया ने भी ये बात स्वीकार की, इसको प्रचारित की। अजमल कसाब के गांव तक वो लोग पहुंचे और नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान वैश्विक मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ गया और एक तरह से आतंक के डेन के रूप में, उसके गढ़ के रूप में तमाम सभ्य दुनिया में उसकी एक पहचान बनी जो उसे शर्मिंदा करने वाली थी। 2004 से 14 के बीच यानी मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा उसमें जीडीपी वृद्धि 7.7% रही, जो एक रिकॉर्ड रहा। उस समय बड़े पैमाने पर मध्यवर्ग की समृद्धि अब एक कहानी के रूप में हमारे सामने है। ये पिछले कुछ दशकों में तरक्की के दरअसल बेहतरीन साल थे। पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे थे। विकास के लिए शांति का एक स्थिर और स्थायी दौर होना जरूरी है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने इस नीति पर चलते हुए काफी तरक्की की। दरअसल 1971 के युद्ध के बाद भारत को 1999 के करगिल युद्ध तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। ये जो 28 बरस थे, इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। एक नई तस्वीर सामने आई। तो 71 से 99 में क्या हुआ बीच में, इसको देखते हैं। औसत जीडीपी वृद्धि 5.6% उस समय थी और जो तमाम बड़ी उपलब्धियां थी, एक तो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए, तमाम जो व्यापार और उत्पादन को गति मिली, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और साथ में अंतरिक्ष कार्यक्रम भी आगे बढ़ा, जिसका भारत को आने वाले दिनों में काफी लाभ हुआ। अब ये सवाल उठता है कि अगर भारत अब हथियारों की होड़ में पड़ता है तो क्या ये विकास की गति को धीमा नहीं करेगा? हथियारों की होड़ शुरू हुई तो पाकिस्तान भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएगा और पाकिस्तान के पीठ पर खड़ा जो चीन है वो इसका फायदा उठाएगा। चीन का रक्षा बजट भारत से 3 गुना है और वो तकनीकी और आर्थिक रूप से भी आगे है। अगर भारत सैन्य खर्च में उलझता है तो चीन का अनुसंधान, एआई और बुनियादी ढांचे में और आगे निकलने का मौका होगा और वो निकल सकता है। एक आंकड़ा ये भी देख लीजिए, भारत का रक्षा बजट $75 अरब, ये 2024 का आंकड़ा है। पाकिस्तान का $10 अरब यानी उनकी जो जीडीपी है उसका 3.5% और चीन का $225 अरब यानी 1.7% उनकी जीडीपी का हुआ, लेकिन भारत से कई गुना ज्यादा। तो ये एक बड़ा फर्क है। अगर रक्षा पर अब ज्यादा खर्च होता है तो फिर विज्ञान, शिक्षा और जो एंडेवर्स, नवाचार जिसको कहते हैं, उसके लिए फंड कम होंगे। बिना अनुसंधान के भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है। अभी क्या हाल है अनुसंधान का वो आप देखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो अभी मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसमें ये साफ हो गया कि जो टेक्नोलॉजी है उसने युद्ध का चरित्र पूरी तरह बदल दिया है। अब सीमा पार किए बिना भी हमले किए जा सकते हैं, युद्ध लड़े जा सकते हैं। तो अनुसंधान पर जो खर्च है भारत करता है 0.7% जीडीपी का, जो 1% भी नहीं है। चीन करता है अपनी जीडीपी का 2.4% खर्च और अमेरिका तो 3.5% करता है। स्वाभाविक है, उसके पास संसाधन बहुत ज्यादा है। तो अब यह साफ है कि न्यू नॉर्मल सिद्धांत या न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन ये सैन्य खर्च बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव पड़ेगा और अनुसंधान जैसी चीजें प्रभावित होंगी। उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ सकता है और क्या पाकिस्तान भी इससे प्रभावित होगा? जबकि युद्ध के बीच पाकिस्तान आईएमएफ से $1 अरब का कर्ज पाने में कामयाब हुआ। आप कल्पना करिए कि जिस समय मिलिट्री ऑपरेशन बहुत तेजी से था, दरअसल वो युद्ध ही था जिसकी घोषणा नहीं हुई, उसके बीच में आईएमएफ, जिस पाकिस्तान को हम एक आतंकी स्टेट कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसमें आतंकी और आतंक के आकाओं को जो संरक्षण दे रहा उसमें कोई फर्क नहीं है, वो $1 अरब आईएमएफ से ले आया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की रफ्तार को धीमी करने के लिए कुछ वैश्विक ताकतें पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रही हैं। इस समय शायद ही कोई पड़ोसी हो जो भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। ज्यादातर देश भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड बनाया है। उल्टा उनके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप की भाषा और भंगिमा भारत और पाकिस्तान को समान बता रही है, जो भारत की प्रतिष्ठा को गिराने वाला है। यकीनन युद्ध में जीत दिलाने वाले नायक होते हैं, पर बिना युद्ध में जान माल का नुकसान कराए अपने देश के हितों को साधने वाले महानायक होते हैं, और भारत को शायद ऐसे ही महानायकों की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.